नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज आप इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली जमानत। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले रिया ने जब बेल की अर्जी दी थी तब भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। बता दें कि रिया 2 दिनों तक भायखला जेल में बंद हैं। आज जेल में उनका तीसरा दिन है। रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला लिखा जाना शुरू हो चुका है। रिया और सौभिक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। अपनी रिहाई का इंतजार कर रही रिया चक्रवर्ती पूरी रात सो नहीं सकी और अपनी सेल में घूमती रहीं। सुबह 6 बजे रोल कॉल पर वह सेल से बाहर आईं और कुछ देर बाद ही वापस अपनी सेल में चली गईं। रिया को नाश्ते में चाय के साथ पोहा दिया गया। बुधवार को कोर्ट ने रिया, सौभिक समेत 6 अन्य की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। एनसीबी ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें मामले की आगे और जांच करनी है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में रिया और सौभिक का न्यायिक हिरासत में रहना जरूरी है। रिया के 2 दिन जेल में बीत चुके हैं। जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस दिन रिया ने एनसीबी के लॉकअप में अपनी रात गुजारी थी। इसके बाद अगले दिन रिया का भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रिया की सेल के पास ही सीना वोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का सेल है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। बोले चीन ने कब्जाई भारत की जमीन, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी के बीच अब भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि चीन ने कब्जाई भारत की जमीन, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है। कब भारत सरकार इसे मुक्ति कराएगी या फिर इसे भी सरकार एक्ट ऑफ गॉड बताकर छोड़ देगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा अपना ध्यान वापस पूछा है कि चीन जमीन को वापस लेने के लिए सरकार की योजना क्या है। राहुल ने इससे पहले प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए लिखा कि पीएम भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी ने लिखा कि हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता पर विश्वास करता है। पीएम मोदी को छोड़कर कोई बताएगा कि किसकी कार्यता से चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी गई? किसके झूठे से यह सुनिश्चित होगा कि इसे बनाए रखेंगे? वहीं कोविड-19 पर नवीनतम तथ्यों की जांच करें। एक व्यापक विश्लेषण है जो भारत में महामारी के प्रभाव को उजागर करता है और आने वाले हफ्तों में सक्रिय मामलों की संभावित संख्या को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन ने एलएसी पर स्थित 5 बिंदुओं पर सहमति बनाई है, जिसमें सैनिकों की विघटन और तनाव को कम करना शामिल है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच भीतर शाम मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में मार्जिन पर बातचीत के दौरान सहमति बनी। बैठक 2.5 घंटे तक चली। शुक्रवार की सुबह जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री सहमत हैं। दोनों पक्षों को भारत चीन संबंधों की विकसित करने पर नेताओं की आम सहमति की श्रृंखला से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिसमें मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी, भारत ने तैनात की होवित्जर तोप। 40,000 जवान किए तैनात, वायुसेना भी है मुस्तैद। जी हां, पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर भारत चीन के बीच 3 महीने से ज़्यादा समय से तनाव है। इस बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनाव दूर रखने के लिए कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कई फॉर्मूले तय किए हैं। वहीं दूसरी ओर चीनी सेना पेंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब 155 मिमी की होवित्जर तोप तैनात करनी शुरू कर दी हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम है। सूत्रों के अनुसार चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है।
वहीं चीन की चालाकी को देखते हुए भारत ने सीमा पर 40,000 से ज़्यादा भारतीय जवान तैनात किए हैं। वहीं वायुसेना भी मुस्तैद है। जानकारी के अनुसार उधर भारत ने चीन से कहा है कि वह चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। सूत्रों ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में इतर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मॉस्को में गुरुवार को 2.5 घंटे बातचीत हुई। बैठक में भारत ने LAC पर हथियारों और उपकरणों के साथ चीनी सैनिकों की भारी तैनाती को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी चिंता को जाहिर किया है, ये मानते हुए कि चीनी सेना की तैनाती LAC पर तनाव बढ़ाने वाले भड़काऊ कदम है। जयशंकर ने अपने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि इतनी ज़्यादा संख्या में सैनिकों की उपस्थिति 1993 और 1996 के समझौते के अनुसार उचित नहीं है। जयशंकर ने वांग से कहा, चीनी पक्ष ने इस तैनाती के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया है। LAC पर संघर्ष की कई घटनाओं में चीनी फ्रंटलाइन सैनिकों के भड़काऊ व्यवहार ने भी द्विपक्षीय समझौतों पर प्रोटोकॉल के प्रति अपेक्षा दिखाई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। नौकरी पेशा करने वालों के लिए खुशखबरी, अब EPF में 2 किस्तों में मिलेगा ब्याज। 6 करोड़ EPFO खाता धारकों के लिए राहत की खबर है। साल 2019-20 वित्तीय साल के लिए EPFO खाते में उनके निवेश पर 8.50% ब्याज दिया जाएगा। हालांकि ये 2 किस्तों में खाता धारकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए EPFO बोर्ड की हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। EPFO बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि फिलहाल EPF खाता धारकों के खाते में 8.15% ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी बचे 0.35% ब्याज दिसंबर महीने तक ट्रांसफर किया जाएगा। गौरतलब है कि 2018-19 में EPF खाता धारकों को उनके निवेश पर 8.65% ब्याज दिया गया था, लेकिन 2019-20 वित्तीय वर्ष में ब्याज में 0.15% की कमी कर दी गई, जिसमें 6 करोड़ EPF खाता धारकों को 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए उनके निवेश पर कम रिटर्न मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक EPFO बोर्ड की बैठक में EPF खाता धारकों को उनके खाते में ब्याज का रकम ट्रांसफ़र किए जाने में देरी का मामला भी उठाया गया है। EPFO बोर्ड ने मार्च महीने में ही 8.5% ब्याज देने पर मोहर लगा दी थी, लेकिन वित्त मंत्रालय से अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते EPF खाता धारकों के उनके EPF खाते में ब्याज का रकम ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका और अब 2019-20 के लिए 2 किस्तों में ब्याज का रकम ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस देरी से EPFO को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में जो भी क्लेम आ रहे हैं उस पर 8.65% ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक वही ब्याज दर दे होता है जिसे नोटिफाई किया गया है और 8.50% ब्याज दर मार्च में जो तय किया गया है वो भी नोटिफाई नहीं हुआ है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पूरे परिवार को मिल सकती है पेंशन, जाने कैसे फैमिली पेंशन का उठा सकते हैं फ़ायदा। कंपनियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PF और पेंशन स्कीम चलाता है। PF के लिए कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में से कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही कंपनी भी जमा करती है। कंपनी जो हिस्सा PF में जमा करती है उसका कुछ हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS में भी जमा हो जाता है। इसके जरिए ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। EPS से न सिर्फ कर्मचारी को बल्कि उसके परिवार को भी इसका फ़ायदा होता है। कोरोना काल में अगर किसी कारणवश EPF मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी पत्नी या पति और बच्चों को भी पेंशन का फ़ायदा मिलता है। इसे फैमिली पेंशन भी कहा जाता है। पेंशन का फ़ायदा उठाने के लिए कर्मचारी को 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है। इस पेंशन स्कीम में सिर्फ कंपनी का ही योगदान होता है। यह PF में कंपनी द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान का 8.33% होता है। पेंशन में सरकार भी योगदान देती है, जो बेसिक सैलरी के 1.16% से ज़्यादा नहीं होता। EPF सदस्य रिटायरमेंट के अलावा पूरी तरह से डिसेबल हो जाने पर भी पेंशन का हकदार होता है। EPF ने फैमिली पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस की होना जरूरी है। कर्मचारी तभी पेंशन का हकदार होता है जब वह 10 साल नौकरी कर लें। इसे फैमिली पेंशन की तरह माना जाता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।